आप लोगों को लर्निंग विद पुष्पांजलि चैनल में स्वागत है और मैं हूँ पुष्पांजलि चालिहा। आज हम लोग हिंदी की बुक क्लास कक्षा 5वीं की हिंदी बुक लेकर आए हैं। उसका दूसरा जो पाठ है फसलों की त्योहार, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पेज नंबर 17। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल ना हो तो ये यहीं से आप लोग पढ़ भी सकते हैं। मौसम का अंदाज, 2 प्रश्न दिए हैं। मौसम के अंदाज, खिचड़ी में ऐसन जारा हम पहले कब्बो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? हमने पूरा लेसन पढ़ लिया है, हमने उसमें खिचड़ी के बारे में पढ़ ली थी। खिचड़ी क्या होती है? एक त्योहार, जनवरी के महीने में आता है। मकर संक्रांति जैसे कहीं कहीं बोला जाता है, खिचड़ी भी उसी तरह का एक त्योहार ही है। उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। यहाँ खिचड़ी एक त्योहार का नाम है जो जनवरी माह में आता है, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी आदि। कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले। अगर ऐसा हो तो बच्चों ये आपको सोचने के लिए दी गई है ये प्रश्न। आपको कैसा लगेगा? मींस आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि अगर हमने इस लेसन में पढ़ा कि खिचड़ी के दिन सूरज बहुत देर तक नहीं निकली थी तो कुआसा पूरा छाया हुआ था, लोग बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहे थे और समय का पता नहीं चल रहा था कि कितना टाइम हो रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि सूरज बिल्कुल निकले ही ना, तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ, अगर सूरज नहीं निकला तो सवेरा भी नहीं होगा, दिन भी नहीं होगा, दिन ढलेगा भी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, हमें समय के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, तो हमारा काम करने का स्पृहा भी कम हो जाएगी, काम भी हमारा धीमा हो जाएगा, गति सब कुछ नकारात्मक हो जाएगा। पेड़ पौधे मुरझाने लगेंगे क्योंकि सूरज की रोशनी पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है। वे पानी और हवा के प्रेजेंस में, उपस्थिति में सूरज की रोशनी के हेल्प से खाना बनाते हैं अपने पेड़ के लिए, और पेड़ तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूरज नहीं होने से हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे लाइफ फिर खत्म होने लगेगी। आप उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ऐसा हो तो चारों ओर अंधेरा रहेगा, सूरज से मिलने वाली गर्मी और शक्ति नहीं मिलेगी, इससे खनिज तत्व भी नहीं मिलेंगे, पेड़ पौधे मुरझाने लगेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए आंसर है, बट आप इस आंसर को अपने मन से लिखिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखने के लिए कहा गया है। ओके, तीसरा प्रश्न, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? खिचड़ी के दिन जब बाहर देख रहे थे, क्योंकि सूरज नहीं निकली थी, कुहासा छाया हुआ था, तो अंदाजा नहीं कर पा रहे थे कि समय कितना हो रहा है। क्यों? क्योंकि सूरज के उगने के साथ ही लोग अंदाजा लगाते हैं कि सूरज कितना ऊंचाई तक पहुंचा है, सूरज का कलर चेंज होता है, सवेरे बिल्कुल लाल रहता है, धीरे धीरे वो येलो होते जाता है। तो इसी तरह से कुछ बातें होती है जो हमें रोज दिखती है और उसी से हम लोग समय का अंदाजा कर लेते हैं। लेकिन उस दिन सूरज नहीं निकली थी तो समय का अंदाजा नहीं कर पा रहे थे। उत्तर आप ऐसे लिखिए, चारों तरफ कोहरा होने के कारण समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। सर्दियों में कोहरे के कारण सूरज दिखाई नहीं देता है। लोग सूर्य की स्थिति को समय का अंदाजा लगाते हैं, स्थिति से समय का अंदाजा लगाते हैं। जिनके पास घड़ी नहीं होते हैं वे समय का अनुमान सूरज की चढ़ती, बढ़ती, उतरती स्थिति से लगाते हैं। रात के समय का अंदाजा भी पहर के अनुसार करते हैं। तो जो मैंने जो कहा वही उत्तर में भी लिखना है। हमने देखा था कि हमारे नाना नानी जो है वो घड़ी कभी नहीं देखते थे, बल्कि सूरज को देख के ही एकदम एग्जैक्ट टाइम बता सकते थे।
तुम्हारी जुबान, जुबान यानी कि जीभ या बोली, बोली भी कह सकते हैं। आज ई लोग के उठे के नईखे का, ख, जा भाग के देख केरा के पत्ता आई कि ना। ये जुबान जो है हमारी बोलने की जुबान नहीं है, ये शायद बिहार की हो सकती है। तो इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। आप लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले होंगे तो आप लोग अपने भाषा में आपको लिखने के लिए कहा गया है। आज ई लोग के उठे के नहीं खेगा, मैं हिंदी में ही इसको लिख के समझा देती हूँ, फिर आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। उत्तर, आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या। ख, जल्दी जाकर देखो कि केले के पत्ते आए या नहीं। भारत तेरे रंग अनेक में पहला प्रश्न, विविधता हमारे देश की पहचान है। मीन्स विविधता मतलब क्या समझते हैं आप? जैसे कि अगर एक माला हो, उसमें चंपा, चमेली, गेंदा, सूरजमुखी अलग अलग फूल हो, लेकिन फिर भी एक हो, है ना। दिखने में अलग होने से भी एक होती है। जैसे खिचड़ी, अब वो हर जगह में, हर स्टेट में अलग अलग नाम से मनाई जाती है, मगर एक ही होती है। समय भी एक होता है, कारण भी वही होती है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठा करे। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। आप लोगों को कक्षा के बच्चों को 5-5 बच्चों के समूह में डिवाइड करने के लिए कहा, एक एक ग्रुप बनाने के लिए कहा है और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करने के लिए कही है। जानकारी इकट्ठी करते हुए आप चित्र भी उसका इकट्ठा कर सकते हैं या कहानी, कविता, जिससे कि ये पता चले कि भारत तेरे रंग अनेक, जैसे कि फसलों के त्योहार के बारे में हमने बताया उस तरह से। तो आपको किस किस पर जानकारी इकट्ठा करनी है? हर समूह को इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करना है। कैसे? भाषा, कपड़े। हमारे देश में थोड़े दूर, अगर आप 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर जाते हैं तो भाषा थोड़ा सा अलग हो जाता है। 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर में तो और भी अलग हो जाता है। तो भाषा का कैसे अलग अलग भाषाएं मिलती है। फिर कपड़े, कैसे लोगों का अपना कपड़े का पहनावा अलग अलग होता है। नया वर्ष, नया वर्ष, इंग्लिश का नया वर्ष जो है वो दिसंबर में आता है, जनवरी में आता है, दिसंबर में वर्ष खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे जो स्टेट्स है, जैसे आसाम में हमारा अप्रैल में नया वर्ष स्टार्ट होता है। इसी तरह से आप लोगों का भी अलग अलग टाइम में नया वर्ष स्टार्ट होता होगा। उसके बारे में या तो फिर आप लिखिए या तो फिर आप फोटोग्राफ लीजिए कि नया वर्ष में क्या करते हैं या कैसे मनाते हैं। तो अभी हम डिटेल्स में आंसर बताएंगे। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, गढ़वाली, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, नेपाली, असमिया, सिंधी, मलयालम इत्यादि। तो आपकी कौन सी भाषा है, इसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। फिर कपड़े, हर प्रांत के परिधानों में मुख्यतः साड़ी, सूट, लहंगा, विवाह अवसर पर पहने जाने वाला परिधान। लहंगा जो है वो विवाह अवसर पर पहना जाता है ज्यादातर। लहंगा ही स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। पुरुषों में धोती, कुर्ता, लुंगी, पजामा पहना जाता है। हाँ बच्चों, तो ये उत्तर आपको लिखने के लिए दिया गया है, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि लहंगा तो हर जगह में नहीं पहना जाता है, सबका अलग अलग विवाह अवसर पर पहनने का परिधान है, कपड़े हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे सिल्क, जो असम सिल्क होती है, असम सिल्क की मेखला चादर पहनी जाती है। तो आपके वहां पे क्या पहनी जाती है, आप मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कमेंट में बताने से। अलग अलग जगहों पर नया वर्ष मनाने का तरीका अलग अलग होता है, जैसे बैसाखी पंजाब में, उदागी आंध्र प्रदेश में, विशु केरल तमिलनाडु में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में
और मैंने बताया ही है कि असम में नया वर्ष जो है रंगाली बिहू के रूप में मनाया जाता है अप्रैल में, जिसको बैसाख का महीना भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पे हम लोग बोहाग कहते हैं। तो आप लोग अपने अपने नए वर्ष का टाइम और क्या कैसे मनाते हैं कमेंट में लिखिए जितना हो सके। भोजन, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं, जैसे छोले भटूरे, राजमा, मक्के की रोटी व सरसों का साग पंजाब के। ये तो पंजाब के हो गए, छोले भटूरे, राजमा, मक्के की रोटी व सरसों का साग। नंबर 2, डोसा, इडली, सांभर दक्षिण भारत में। खाखरा, भाखड़वाड़ी, ढोकला, ठेपला गुजरात के। रोगन जोश, रिश्ता, दम आलू, वाजवान कश्मीर की। माछ भात, शुक्तो, मिष्टी दोई बंगाल की। दाल बाटी, चूरमा, गट्टे की सब्जी राजस्थान की। तो आप लोगों ने ये आपकी कौन कौन सी भोजन है, आपका भोजन क्या क्या बनता है, जो खास पकवान होती है जो कि शादी वगैरह में भी परोसा जाता है, वो लिखिएगा कमेंट में। लोक कला, प्रत्येक हमने लोक कला, लोक आर्ट और लोक कथाएं बहुत सारे पढ़े हैं अभी तक। तो ये लोक कला के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक प्रांत की लोक कला वहां की संस्कृति का परिचय देती है, जैसे मधुबनी बिहार की, चित्तर दक्षिण भारत की, तंजावुर तमिलनाडु की, थंगत तिब्बत की, पाटचित्र उड़ीसा की, पिछुई तथा फड़ राजस्थान की, बाटिक दक्षिण भारत तथा बंगाल की। इसी तरह से आसाम में खट्रिया नृत्य होता है जो कि असम की एक लोक कला है, और बिहू भी। लोक संगीत, अलग भाषा और संस्कृति होने से लोक संगीत भी अलग होता है। भारत के लोक संगीत में अलग प्रांतों की लोक गीतों की व्यापक परंपरा चली आ रही है। सारंग, दुर्गा, सोरठ, पीलू इत्यादि राग लोक संगीत का मुख्य हिस्सा है। इसके अलावा कजरी, सावन, चैता बनारस, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों की लोक संगीत। सोहनी महवाल, हीर रांझा पंजाब की, ढोला मारू राजस्थान की, विदेसिया बिहार की, आल्हा बुंदेलखंडी, गरबा गुजरात की, रसिया ब्रज की। तो हर जगह की, हर प्रांत की अलग अलग लोक कथा, लोक संगीत पाई जाती है। कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? त्योहार हमारे देश में बहुत सारे आते हैं, कम से कम महीने में 1-2 त्योहार तो आ ही जाते हैं सबके। उसमें से सभी बच्चों को मुझे लगता है कि दीपावली बहुत अच्छा लगता होगा, जो कि पूरे देश में मनाई जाती है। तो इसी के बारे में हम लिखेंगे। आप लोगों को कोई और त्योहार अच्छी लगती है उसके बारे में लिखिए। मुझे दीपावली का त्योहार बहुत अच्छा लगता है। इस त्योहार में घर की रूपरेखा बदल जाती है, बहुत खरीदारी होती है, हम दूसरों को उपहार देते हैं और हमें भी बहुत से उपहार मिलते हैं। घर में माँ और दादी द्वारा विभिन्न तरह के व्यंजन, पकवान तथा मिठाइयाँ बनाई जाती है। घर को सजाया जाता है, आंगन में रंगोली बनाई जाती है, घर में सब नए वस्त्र पहनते हैं। सुबह से ही घर में चहल पहल हो जाती है। रात को आंगन को अनगिनत दीपों से सजाया जाता है। चारों ओर रोशनी का ही राज होता है, सब खुश रहते हैं। दीपावली के दिन माँ हमें सुबह जल्दी उठा देती है, हम नहा धोकर तैयार होते हैं। मैं दादी के साथ आंगन में रंगोली बनवाती हूँ। इसके बाद पिताजी के साथ दोस्तों तथा संबंधियों के घर मिठाइयाँ तथा उपहार बांटने निकल पड़ते हैं। तब तक दादी घर में विभिन्न तरह के पकवान बना लेते हैं। मैं, माँ और पिताजी मिलकर घर को सजाते हैं। पिताजी आंगन में रंग बिरंगी बिजली के बल्ब लगाते हैं। शाम को हम नए कपड़े पहनते हैं और लक्ष्मी पूजा करते हैं। पूजा के बाद मिठाई आस पड़ोस में देने जाती हूँ। इस काम को खत्म करने के बाद माँ के साथ दिए जलाती हूँ। अंत में पिताजी तथा मित्रों के साथ पटाखे जलाती
हूँ। आप लोग कैसे मनाते होंगे दीपावली? दीपावली हर जगह इसी तरह से मनाई जाती है। अन्न के बारे में, अब अन्न यानी कि हम लोग जो खाते हैं, चावल, दाल, ये सब अन्न होते हैं। क, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। फसल के त्योहार पर तो तिल का महत्व हमने लेसन में भी पढ़ा। तिल का हमारे यहाँ पे भी जो मकर संक्रांति में माघ बिहू मनाया जाता है, जिसमें हमारा बहुत बड़ा भोज होता है, उसमें भी तिल का पीठा बनता है। तिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उत्तर, तिल का तिलहन है, इससे तेल निकाला जाता है। इसका प्रयोग बीज तथा तेल दोनों रूपों में होता है। कई व्यंजनों में इसके तेल का प्रयोग होता है। अचार तथा मिठाइयां में इसे बीज रूप में ही प्रयोग किया जाता है। इसके बीज से गज्जक तथा रेवड़ी बनती है। मालिश होना चाहिए था, मालिश करने के लिए इसका तेल अच्छा माना जाता है। आयुर्वेद में दवाई बनाने के लिए भी इसके तेल का प्रयोग होता है। भारतीय संस्कृति में पूजा में तिल का प्रयोग होता है। इसके तेल का दिया जलाना शुभ माना जाता है। क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। लेकिन हमें पता है कि तेल किस किस से बनती है। आप लोगों के वहां पे भी बनती होगी, आप लोग पता कीजिए कि वहां किस किस की तेल बनाई जाती है। जैसे तिल के अलावा मूंगफली की तेल निकाली जाती है, सरसों की तेल जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है, नारियल की तेल, बादाम तेल, आंवला और सूरजमुखी फूल के बीज से भी तेल निकलता है। बीजों को एकत्र किया जाता है, मशीनों से इन्हें साफ किया जाता है और सुखाया जाता है। उसके बाद इन्हें मशीनों में डाला जाता है। मशीनों में इन्हें कूटा और मसला जाता है। इसके बाद तेल को बड़ी बड़ी पाइपों के माध्यम से अलग किया जाता है, वहां इसे साफ करके भरा जाता है। तो तेल को निकालने के बाद फिर साफ किया जाता है, फिर भरा जाता है बॉटल्स में। किसान और चीजों का सफर। किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। पहले तो भारत देश में किसान और खेती दोनों ही बहुत जानी पहचानी थी और सभी लोग जुड़े हुए थे। लेकिन आजकल के बच्चों को बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि किसान और खेती से बिल्कुल भी अनजान होंगे। विशेष रूप से शहर के ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी जिंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीजें खाते हैं वे कहां से आती है, तो किसानों की हमारी जिंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी खाते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि ये आलू कहां से आई होगी। बर्फी खाते हैं या काजू की बर्फी हो, बेसन की बर्फी हो, तो बेसन कैसे बनता है? बेसन बनाने के लिए अगर चना चाहिए होता है तो चना कहां से आती है? इतने सारे चना, वो हमें सोचना चाहिए। आइसक्रीम बनाने के लिए दूध चाहिए, तो दूध कहां से आती है जो कि इतने पूरे देश में आइसक्रीम भरी पड़ी है। इन तीन चीजों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में इसे लिखो। जो बिंदुओं में दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर को आप इकट्ठा करके एक कहानी के रूप में आपको लिखना है। किन चीजों से बनती है? इन चीजों का जन्म कहाँ होता है? हम तक पहुंचने का उनका सफर क्या होता है? किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती है? इस पूरे सफर में किन लोगों की कहानी इतनी मेहनत होती है? इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है? अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ोगे तो ऊपर लिखे सफर में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का मौका भी मिलेगा।
जितने बड़े होते जाएंगे उतने आप लोगों को जब सोशल सिविक्स पढ़ेंगे, सामाजिक अध्ययन, तब आपको इन सब बातों के बारे में पता भी चलेगा। अभी इसका उत्तर, इसको कहानी रूप में हम लोग लिखेंगे। उत्तर, आलू की पकौड़ी आलू व बेसन से बनती है, बर्फी खोए से बनती है और आइसक्रीम दूध से बनती है। बेसन चने की दाल से बनाया जाता है। आलू और चने की दाल को किसान खेतों में उगाता है। खोया और आइसक्रीम दूध से बनते हैं। इसे ग्वाले द्वारा गाय या भैंसों से प्राप्त किया जाता है। तो बेसन जो है वो चने की दाल से बनाई जाती है, यानी कि ब्लैक ग्राम, उसको पीस के बनाया जाता है। आलू जो है खेत में उगाया जाता है। चना जो है खेत में उगाया जाता है, किसान उगाते हैं। खोया जिसकी बर्फी बनती है, और आइसक्रीम उसके लिए दूध चाहिए होता है, मिल्क। तो इसे ग्वाला द्वारा, जो मिल्क मैन होते हैं, वे लोग भैंस और गाय को पालते हैं और उसी से हमें दूध भी मिलती है। चना व आलू किसानों द्वारा व्यापारियों को बेच दिया जाता है। जो ब्लैक ग्राम और पोटैटो, चना और आलू किसान क्या करते हैं कि व्यापारियों को बेच देते हैं। इसके बाद चना बड़ी कंपनियों तक पहुंचता है और आलू व्यापारियों द्वारा बाजारों में पहुंचा दिया जाता है। ऐसे ही दूध ग्वाले द्वारा बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है। बेसन, खोया व आइसक्रीम कंपनियों द्वारा बनाई जाती है। बाद में ये दुकानदारों के हाथों से होकर हम तक पहुंचती है। जब दूध और चना वगैरह बड़े बड़े कंपनियों तक पहुंच जाती है, फिर वहां पे एक प्रोसेस द्वारा मशीन लगाई होती है। दूध को सुखाकर, खोया निकाल कर उसकी बर्फी बनाई जाती है और उसी तरह से आइसक्रीम भी बनाई जाती है। इसमें किसानों, ग्वालों, व्यापारियों तथा कंपनियों की मेहनत लगती है। मतलब हमको हाथ में लेके खाने को जो भी मिलता है उसमें बहुत लोगों की मेहनत लगती है। इनमें से किसानों और ग्वालों को कम, कंपनियों, व्यापारियों तथा दुकानदारों को ज्यादा फायदा होता है। फायदा किसानों और ग्वालों को कम होता है और जो कंपनी है उन्हें फायदा ज्यादा होता है। इन सब के बारे में आप लोग क्लास 6 में अच्छे से आपको सोशल साइंस के द्वारा ही पढ़ने को मिलेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट, खास पकवान। गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगहें हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में लिखो। अच्छा, आप लोग को पता होगा कि आगरा का पेठा जो है बहुत मशहूर है। इसी तो आप लोग इसके बारे में पता करके फिर लिखिए। पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। काम वाले शब्द कौन से होते हैं? जो कि क्रिया होते हैं। इन शब्दों, वर्ब, इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इनमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई है। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। काम कौन सा करना है? जैसे कि छौंकना, जब हम लोग तेल का छौंक लगाते हैं। पीसना, जिसको पीसा जाता है। पकाना, जब पकाते हैं। धोना, परोसना यानी कि सर्व करना, और भूनना यानी कि फ्राई करना। जब बंगाली खिचड़ी बनाते हैं तो 5 व्यक्तियों के लिए, उसके बारे में उसमें कितनी सामग्री लगती है, उसमें मात्राएं कितनी, जैसे कि अदरक 20 ग्राम लगती है, लहसुन 3 फाके, इलायची के दाने 3 छोटी चम्मच और 3 छोटी इलायचियां, दालचीनी 2.5 सेंटीमीटर का 1 टुकड़ा, पानी 4 प्याले, मूंग दाल आधा प्याला, सरसों का तेल 3 बड़े चम्मच, तेज पत्ते 2, जीरा आधा छोटा चम्मच, प्याज बारीक कटा हुआ, मंझोला, चावल धुले हुए। इस तरह से हमें चीजों को इकट्ठा कर लेना है। फूल गोभी बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई 200 ग्राम चाहिए। 200 ग्राम कैसे पता? एक फूल गोभी 200 ग्राम का हो जाता है। मीन्स पूरा फूल गोभी जो है उसको काट लेने से हो जाएगा। आलू छीलकर 4 टुकड़ों में कटे हुए 2 चाहिए। मटर के दाने आधा प्याला चाहिए। धनिया पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच। लाल मिर्च पिसी हुई आधा छोटा चम्मच। चीनी 1 छोटा चम्मच। घी 2 बड़े चम्मच। नमक और हल्दी अंदाज से।
और इसको बनाने की विधि जो है, इसमें कुछ क्रिया छोड़ते हुए गए हैं जो कि हमें पूरी करनी है विधि। इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा मैंने लिख रखा है, उसी को पढ़ के बताती हूँ। इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीस कर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भूनो। अब दाल निकाल कर पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गर्म करो। तेल गर्म हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट पकाओ। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो, मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छौंक कर परोसो, गर्मा गर्म। और ये रही आपकी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। छुट्टी के दिन घर में ऐसे खिचड़ी बनाने में माँ की मदद करो, तब आप लोग बिल्कुल खाना बनाने में थोड़ा सा मदद करनी चाहिए। और एक बात कहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग आप लोगों को लिखकर 10 बार उसको पढ़िए, जब तक कि आपको पूरी मलाई मक्खन नहीं बन जाती है और एकदम मुंह जबानी याद नहीं हो जाती हो, तब तक आप लोग पढ़ा कीजिए इस लेसन को भी और क्वेश्चन आंसर्स को भी। इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब आप लोगों ने अभी तक अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसमें लिखा रहता है सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद। इस तरह से हर जगह में कोई ना कोई चीज मशहूर होता ही है।